Another day, another show, and yes, a win for Pakistan yesterday. Pakistan versus South Africa. कल पहला ODI खेला गया after 17 long years. फैसलाबाद में जो है वो हमें इंटरनेशनल मैच दिखा। पाकिस्तान टीम ने वहाँ पे खेला साउथ अफ्रीकन टीम के अगेंस्ट, और जिस तरह क्राउड ने रिस्पॉन्ड किया, इट वाज रिमार्केबल, इट वाज वंडरफुल। सो हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर दैट कि हाँ जी, इवेंचुअली दे रियलाइज्ड कि हाँ जी, फैसलाबाद भी एक वेन्यू है हमारे पास ऐसा जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो सकती है। सो आफ्टर लॉन्ग 17 ईयर्स रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हुई, विच वॉज अ गुड साइड टू सी। बट टीम पाकिस्तान क्या परफॉर्मेंसेस रही, क्या रही, जीत आ गई। यस, सबको बड़ा खुश होना चाहिए कि जीत आ गई, मगर जीत जिस टीम के अगेंस्ट आई और जिस फैशन में आई, इज दैट द वे वी विल गो फॉरवर्ड? क्या ये तरीका है आगे जाने का? क्या इसी तरह की जीत पे हम मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करेंगे? सवाल यहाँ पैदा होता है, बिकॉज लोग कहेंगे जी जीत गई टीम, उसके बावजूद जो है वो इख्तलाफ कैसा, उसके बावजूद जो है कोई कैसे कह सकता है कि हाँ जी ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। वही टीम्स बड़ी बनती हैं जो जीत में अपनी बुराइयों को देखती हैं, अपनी शॉर्टफॉल्स, अपनी गलतियों को देखती हैं। सो 2 बॉल पहले पाकिस्तान ने जो है वो 2 विकेट से जीत हासिल की, बट क्या ये यहाँ तक जाना चाहिए था मैच? क्या ये डोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए थी और एक डोमिनेंट विन नहीं होनी चाहिए थी? ये सारे सवालात आज इन पे बात करेंगे। साथ ही साथ डिस्कशन हमारी होगी। आईसीसी ने बड़ी खामोशी से कल एक प्रेस रिलीज निकाली, और बाकी इतनी खामोशी से निकाली कि 1-1.5 घंटे तक वो कहीं ना कहीं किसी की ट्वीट उसके ऊपर आई हुई थी, ना किसी कोई बात कर रहा था उस प्रेस रिलीज के बारे में, बिकॉज वो इतनी खामोशी से वो प्रेस रिलीज आई। एंड दैट प्रेस रिलीज वाज अबाउट द एशिया कप फियास्को। जो सब कुछ एशिया कप में हुआ, प्लेयर्स ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ मिसकंडक्ट हुआ, किसको कितना फाइन होगा, ये सारी चीज़ें, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मैं हूँ सवीरा पाशा, और ये सारी डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ सबसे पहले कराची से ज्वाइन इन किया है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने। इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा। साथ ही साथ दूसरी तरफ जोर का जोड़ के हमारे परमानेंट मेंबर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, शुक्रिया आपका। सो इकबाल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ मैं आती हूँ, और यस, कांग्रेचुलेशंस, कल पाकिस्तान ने जीत हासिल की। पहला ओडीआई जीत के साथ शुरू हुआ। शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी में आपने ये पहले ओडीआई की जीत देख ली। 2 विकेट से पाकिस्तान ने जीत हासिल की। सैटिस्फाइड हैं आप इस जीत से? देखिए सवेरा, अगर तीसरा और जो आखिरी T20 था उसमें भी पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। अगर बाबर आजम वो 68 रन ना बनाते तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होती, और पाकिस्तान वो मैच 4 विकेटों से जीता। और कल भी मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का स्ट्रगल कर रहा था। जिस तरह की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई 87 रन की फखर जमान और साइम अयूब के दरमियान, फिर उसके बाद जिस तरह आपकी 3 विकेटें गिर गई, अगर वो 91 रन की पार्टनरशिप नहीं होती मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के दरमियान, तो कल फिर हम जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आते। समझ में नहीं आता, हुसैन तलत को एज एन ऑलराउंडर खिलाया था, उसे एक भी ओवर नहीं दिया। हसन नवाज को हम बिल्कुल खराब कर रहे हैं। हसन नवाज जिस अंदाज से आया, ओपनर था, उसने सेक्रीफाई किया, उसने जो है वो 4 नंबर पर आ गया, उसके बाद 6 नंबर 7 नंबर। आप एक बैट्समैन को, जो यंगस्टर है वो अभी आया है, आप उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर अभी भी वर्नरेबल है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आपके ओपनर्स रन नहीं करते तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। साउथ अफ्रीका ने टफ टाइम दिया उनकी टीम का। अगर आप सवेरा कंपैरिजन करें पाकिस्तान की टीम से, तो पाकिस्तान की टीम कहीं ज्यादा तजुर्बाकार थी बनिस्बत जनूबी अफ्रीका के। ब्रेविस भी जो थे आखिरी लम्हे पर अनफिट हो गए, वो भी नहीं खेले, लेकिन उसके बावजूद वो आखिरी ओवर तक लेकर गए। अगर सेकंड लास्ट ओवर में मोहम्मद नवाज छक्का नहीं मारता तो फिर क्या होता? फिर आपके लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन रह गए थे, फिर और मुश्किल होती। मैं समझता हूँ ये लम्हे फिक्रिया है। खुशी के शादियाने बजाने के बजाय हमें अपनी गलतियों पर तवज्जो देनी होगी। चाहे T20 क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई। बिल्कुल, और हम ऐसे मौकों पे जहां हमें एक अच्छे, हम कन्विंसिंग जगह पर होते हैं, वहां से हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक डाउन द वायर आ गए हैं, और समझ नहीं आता कि क्यों हम लिटरली
कल समझ नहीं आ रहा था कि साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहें या अपने आप को चोकर्स कहें, बिकॉज हम चोक करते हुए दिख रहे थे। एक्सपीरियंस की जहां आपने इकबाल साहब बात की है, मैं हाफिज आपकी तरफ जरूर आऊंगी, बट उससे पहले एक्सपीरियंस की जहां आपने बात की है वहां जरा हमने ये निकाला कि जो हम प्लेइंग 11 थी उसका एक्सपीरियंस क्या था पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 का और जो साउथ अफ्रीकन टीम थी उसकी प्लेइंग 11 का। जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो कितने ओडीआई एक्सपीरियंस जो है वो इन लड़कों को था। सो आपके सामने मैं स्क्रीन पे ये देख रहे हैं साउथ अफ्रीकन प्लेइंग 11 की। सबसे पहले हम जब बात करें तो क्विंटन डिकॉक जो कि 2 साल बाद वापसी कर रहे हैं, रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं, 156 उनके टॉप मोस्ट ओडीआईज उन्होंने खेले में पूरे जो पूरी लॉट थी उसमें से। फिर हम प्रिटोरियस डेब्यूटेंट ऐसे हमारे अगेंस्ट खेल के जा रहे हैं जैसे कि हमारे हाथ ही नहीं आ रहे, हमें समझ ही नहीं आ रहा। हम कोई क्लब बॉलर साथ लेकर आए हैं, जोर्जीन 18, ब्रेट्सकी हो गए 7, फिर किशल के डेब्यू, फिर उसके बाद फेरेरो का डेब्यू, लिंडे जो है वो कोई 2021 के बाद अब खेले हैं और 4 ओडीआईज है उनकी पॉकेट में सिर्फ। कॉर्बन बॉश 7, यहाँ पे फॉर्च्यून 14 वो भी जो है एक गैप के बाद खेल रहे हैं। इसी तरह करते करते 286 टोटल ओडीआईज हैं जो कि इस प्लेइंग 11 ने, साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 ने खेले हुए हैं। यानी दे आर सो डाउन विद एक्सपीरियंस। यही पाकिस्तान टीम की बात करें तो 135 ओडीआईज जो है वो बाबर आजम के अकेले हैं। मोहम्मद रिजवान के 95 ओडीआईज हो जाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी के 67 ओडीआईज हैं, साइम अयूब के 87 ओडीआईज हैं। यानी 531 ओडीआईज जो है वो पाकिस्तान कि 11 ने खेले हुए हैं। साउथ अफ्रीका से अगर आप सिर्फ निगिडी और क्विंटन डिकॉक को निकाल दें तो मुश्किल से 100 भी नहीं बनते इनके ओडीआईज। सो दिस एक्सपीरियंस, हाफिज साहब जो एक्सपीरियंस की बात हो रही है, अगर हम इतनी बी स्ट्रिंग भी नहीं, सी स्ट्रिंग साइड को, ये ठीक है टीम पाकिस्तान का कसूर नहीं है कि जो भी साइड आ रही है, मगर सी स्ट्रिंग साइड के अगेंस्ट भी अगर हम ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो हम बड़ी टीम्स के खिलाफ क्या करेंगे? देखिए साइम अयूब के भी आपने बताया 87 ओडीआईज, मेरा ख्याल नहीं 13 ओडीआईज। देखिए 2 चीज़ें हैं। पाकिस्तान इन्हीं टीमों के ख़िलाफ़ खेलते हुए आपने एशिया कप में जब पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ खेला है तो आपको निस्बतन और कदर बेहतर टीम नज़र आई है। ये जो मसाइल हैं ये सिलेक्शन के हैं, प्लेयर्स की अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के हैं। जब आप जमूद का शिकार होते हैं तो फिर आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाते। इसी टीम को इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में खिलाकर, इसी टीम के माहौल को बेहतर करके आप इससे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। ये वही टीम थी ना जिसने इंडिया के खिलाफ फाइनल भी देखें कि आप उस मौके पर आ गए था 50-50 था, आप जीत सकते थे। बिल्कुल। इससे पहले जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने मैच खेला था लीग मैच, वहां पर भी पाकिस्तान ने बेहतर क्रिकेट खेली थी। तो ये 1-2 खिलाड़ी जो आपकी टीम में होते हैं ये कहां से आते हैं जिनके ऊपर मैच जाता है और मैच निकल जाता है हाथ से। आप शिकस्त भी आपको होती है, फतेहयाब भी होते हैं, लेकिन ये जो 1-2 खिलाड़ियों की वजह से आप हर मर्तबा कहीं ना कहीं आपकी फॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन ख़राब होता है और उसके बाद आपको नाकामियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कल के मैच में भी अगर आप देख लें, ये हुसैन तलत की कैसे बन जाती है टीम में जगह, नवाज कैसे रहता है हर वक्त टीम में, मतलब ये हैरान कुन चीज़ें हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसा आप इनकी गीदर सिंगी ढूंढना चाह रहे हैं? मुझे पता है गीदर सिंगी का, मतलब ये ऐसी नहीं है कि कोई ऐसी छुपी, मतलब ठीक है आ जाते हैं टीम में, लेकिन ये समझ जाना चाहिए लोगों को कि ये क्यों आते हैं टीम में और कुछ अब पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए भी कर लेना चाहिए। उस्मान खान आ गया है पाकिस्तान की टीम में, यार कौन सी दुनिया में आप क्रिकेट खेल रहे हैं? इस वजह से पाकिस्तान की टीम हारती है। ये 3-4 खिलाड़ी आपने रखे हुए हैं ना हर वक्त, और ये 2-3 बरसों से जो कुछ हो रहा है ना पाकिस्तान के क्रिकेट में, बस करते हैं, आगे बढ़ जाएं, टीम इससे बेहतर खेल सकती है। भाई ये काफ़ी है, समझ आ गई है। इकबाल साहब ये जो जिस पे इशारा कर रहे हैं हाफिज साहब, ये जो मसाइल हैं कैसे कैसे ख़त्म होंगे? हम इन मसाइल से तो निकल ही नहीं सकते। ये तो फिर वी टॉक अबाउट इट कि ये तो पीसीबी तो एक हिस्सा है मुल्क का, ये तो पूरे मुल्क का हाल है। लेकिन सवेरा हाफिज इमरान ने सही निशानदेही की, टीम का अगर सिलेक्शन सही हो, हमारे पास है टैलेंटेड क्रिकेटर, लेकिन कहते हैं ना कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर आपकी नियत सही नहीं होगी तो फिर यही हाल होगा कि आप आखिर में रगड़ रगड़ कर जो है वो टारगेट को अचीव करेंगे। तो आखिर टीम का सिलेक्शन कौन करता है? ये अलमिया नहीं है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है कि जो जवाब दे हो
आकिब जावेद हैं, गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर हैं, फिर उसके अलावा अजहर अली हैं, असद शफीक, वो इतने कहाँ आपको मुतारिक नजर आते हैं। अलीम डार हैं, एक दफा मैंने आपके प्रोग्राम में कह दिया था कि अलीम डार साहब तनख्वाह ले रहे हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं तो वॉलंटियरली काम कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं, अगर कोई वॉलंटियर भी काम भी कर रहा है तो काम तो सही होना चाहिए ना। आपकी टीम का सिलेक्शन का मयार क्या है, ये हर कोई जान रहा है। आप खूब तब्दीलियों पे तब्दीलियां कर रहे हैं, उस्मान खान को लेकर आते हैं, हसीबुल्ला को आपने रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है, वो टीम में होता है। रिजवान वापस आ गए, हम तो समझ रहे थे कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे शायद दस्तखत नहीं किए तो शायद वो खेलें या ना खेलें, लेकिन वो खेले और उन्होंने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कराने में वाइटल रोल प्ले किया। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन, हमारा टीम का जो सिलेक्शन है, वो तो हारिस रऊफ पे 2 मैचों की पाबंदी लग गई, वरना वो कल खिला लेते उनको। जो टीम का सिलेक्शन है वो दुरुस्त नजर नहीं आ रहा और उसके ताने बाने कहीं और जाकर मिलते हैं, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के पास टैलेंट है और फिर सही टीम का इंतखाब ना हो सके। इकबाल साहब, टैलेंट तो है, बट जिस तरह आपने अभी शुरू में भी बात की हसन की, जिस तरह हम हसन नवाज की बात कर रहे हैं, अजीब सी एक बात रखती है कि जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं हम उनको इतना ऊपर नीचे, इतना फ्लोट नहीं करवाते, जबकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी तो जिसको जहां खिला लो वो खेल सकता है। हम अपने यंगस्टर्स को जो है अनसेटल्ड रखते हैं। ये क्या ये कोई खास तरीका है कि यंगस्टर्स जो है वो अनसेटल्ड रहें, कि शायद जो सीनियर सेटल्ड प्लेयर्स हैं उनको अनसेटल ना होना पड़े? भाई सीनियर्स आपके 4-5 ही तो हैं। आप यंगस्टर को अगर मौके नहीं देंगे, फिर आपके पास कोई बड़ा अगर इवेंट आएगा तो उसमें फिर आप एक्सपोज हो जाएंगे। जिस तरह अभी आप एशिया कप में आपकी मिडिल ऑर्डर में हसन नवाज को खिलाए नहीं एशिया कप में, आप अंदाजा लगाएं। उस्मान खान कहाँ थे? उस्मान खान T20 में आ गए। हारिस को पहले प्रमोट कर रहे थे, हारिस कहाँ किससे पारीना बन गए। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो सिलेक्शन कमेटी कर रही है। यंगस्टर्स को बजाय इसके कि हम उनको सपोर्ट करें, अगर आप एवरेज एज निकालें सवेरा इस टीम की तो 30 बरस से ज्यादा के खिलाड़ी हैं। कोई यंगस्टर इतने कौन नजर आता है आपको, मुझे बताएं। ज्यादातर तो एक्सपीरियंस है, सीजन कैंपेनर्स हैं सारे, सिवाय 1-2-4 प्लेयर्स के। तो मेरे ख्याल में ये सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए ना कि अगर हम यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस देंगे। साउथ अफ्रीका की मिसाल ले लें, साउथ अफ्रीका की कौन सी टीम है, उसके बेशतर खिलाड़ी तो भारत के दौरे पर जा रहे हैं, उनकी बॉलिंग अटैक में सारे नए थे तकरीबन, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टफ टाइम दिया। तो आखिर रिस्क लेने की आप में सलाहियत होनी चाहिए, आप में हौसला होना चाहिए कि आप खतरा मोल लें, आप नौजवानों को आगे करें। अगर आप अपने होम सीरीज में होम क्राउड के सामने होम ग्राउंड पर तजर्बात नहीं करेंगे तो फिर क्या बाहर जाकर करेंगे?